हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ये चैप्टर, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे वैसे ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे। तो इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन या हर साल आपका वेरी कर सकता है। तो ये सबके लिए बीएचयू बीएससी मैथ हो या बायो हो या जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, ठीक है, तो सब में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा नंबर आपके क्वेश्चन रहे, जैसे आपको 150 मिलते हैं अगर मैथ में या बायो में, तो आपको उसमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब जहां पे कम हो एग्रीकल्चर में तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस यहाँ पे हम बहुत ही कम टाइम में हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को अप्रोच करें और कौन से थ्योरी पार्ट को भी हम कवर करते चलेंगे इस वीडियो में, जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में कवर किया है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो एक और है कि अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो वहां पे क्या करेंगे कि आप कोई एक टॉपिक देख लो, जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में, तो उस टॉपिक का हेडिंग आप देख लो हिंदी में, ठीक है। समझाते तो इंग्लिश हिंदी में ही है, ठीक है, तो बस लिखा रहता है हिंदी में, लिखा रहता है इंग्लिश में, बट आपको समझाते क्या है, हिंदी में ही है, तो आप जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप उसको एक बार रीड कर लेना, या आपको हेडिंग पता रहे कि हाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। और जो पेपर में आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और वहां पे अब अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तब भी वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो को तो आप जरूर शेयर लाइक किया करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा लगता है कि हाँ बनाना चाहिए और वीडियो, ठीक है। तो आप जो काम है आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे वैसे ही सिमिलर वे में इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखे थे वहां पे थर्मो और डायनेमिक्स, तो यहाँ पे क्या है फ्लूइड और मैकेनिक्स है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड और गैसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड नहीं होता, जैसे आप देखे होंगे फ्लूइड मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड है तभी ये फ्लूइड माना जाएगा। इसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस गैसेज दोनों को ही फ्लूइड माना गया है, ठीक है। और मैकेनिक्स वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा था थर्मो और डायनेमिक्स। तो यहाँ पे हमने बताया था कि डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है कि जो काज कराता है, मतलब हीट को, ये थर्मो का मतलब हीट पढ़े थे, ठीक है, एनर्जी पढ़े थे, तो जो एनर्जी को फ्लो कराता है उसी को हम बोले थे थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड या गैस को जो फ्लो कराएगा उसको हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे जो मैकेनिक्स का मतलब है क्या हो जाएगा, एक तरह से ये भी ड्राइविंग फोर्स की तरह है, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो मैकेनिक्स क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी फ्लूइड है, स्टैटिक में भी हो सकता है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्टैटिक वाला भी। या हो सकता है कि आप बर्नौली इक्वेशन पढ़े हो जहां पे आपका फ्लूइड मूव करता हो, तो यहाँ पे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे आप क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसका रीजन क्या है, तो यही हमको ये बताता है मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैसेज कोई भी हो सकता है, और मैकेनिक्स मतलब कि जैसे आपका स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक्स भी हो सकता है, कि मतलब कौन सा आपका लिक्विड मूव कर रहा है या आपका रेस्ट पे है। तो इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्ट वाली बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे बर्नौली इक्वेशन, उसमें आपका फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है देख लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक से ही चलेंगे कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आइडियल लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैसेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, एक तरह से बोल दिया जाए, ये कंडीशन क्या होना चाहिए आइडियल होने के लिए, आइडियल लिक्विड के लिए। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप कोई भी मतलब मान लीजिए कि कोई भी एजम्पशन लेते हैं कि आपका जैसे फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए, तो फ्लूइड के समय जब हम बात करेंगे तो लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड की बात करेंगे तब क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब चेंज इन डेंसिटी क्या होगा आपका, 0 होगा, मतलब डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम क्या मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, नॉन विस्कस, मतलब कि कोई भी लॉसेज ना हो। जैसे आप एक जगह से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपका फ्लूइड फ्लो करा, जैसे आपका बहुत सारा जैसे आप फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि आपका कोई भी लॉसेज ना हो फ्लो करने के समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, मतलब कि जो आपका मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब रो 1 आपका मान लीजिए कि वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे 1000 इसका क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, एक कोई चैनल है, ठीक है। तो यहां से भी जैसे
इधर भी आगे भी जाए, तो ऐसा नहीं कि आप वाटर के जगह पे ऑयल भी मिक्स कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए एक ही होना चाहिए। तो मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये है, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल लिक्विड का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो क्या बताएंगे आप? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? जिसमें डेंसिटी में चेंज जीरो हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे क्या है, डेंसिटी, ये है डेंसिटी आपका है और जीरो चेंज हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी हम यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं, डेंसिटी लिख देंगे, चेंज इन डेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। अगर यहां पे हम गैस की बात करें तो वहां पे नहीं होगा, ये चेंज इन डेंसिटी क्या होता है? जीरो नहीं होता है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लेंगे हम जो बात कर रहे हैं किसके लिए, लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे अगर करना चाहे तो। जो चेंज इन डेंसिटी होता है गैस के लिए नहीं जीरो होता है, क्योंकि क्या होता है आप देखेंगे गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। आप कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्या होगा? इनकंप्रेसिबल लिक्विड माना जाता है आइडियल के समय। ठीक है, तो आइडियल का कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला है कि इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि जब भी कोई आपका लिक्विड फ्लो करे या फ्लूइड फ्लो करे तो क्या होना चाहिए? आपका जो है नॉन मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बट हम आइडियल केस में लेंगे। यहाँ पे आइडियल नाम ही है, जैसे हमने आइडियल गैस पढ़ा था, तो कभी पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी हम मानेंगे अपने जैसे प्रूव करने के लिए, या कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि ये है। ठीक है, तीसरा क्या बताएं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, कि मतलब आप मेजर कर सको। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वाटर फ्लो कराने लगे फिर बीच में क्या है कि आपका मिक्स हो गया, यहाँ पे ऑयल कर दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप एजम्पशन या कोई भी कंडीशन लगाएंगे उसके लिए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डेंसिटी भी होना चाहिए। वाटर है तो वाटर ही रहा है, ऑयल है तो ऑयल ही रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक। देखिए हमने बात किया था कि मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है, कि स्टैटिक की बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, डायनेमिक्स की बात करेंगे। जब फ्लो होगा तब भी और रुका हुआ है फ्लूइड तब भी। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब आप देखे होंगे कि हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है, स्टैटिक मतलब रेस्ट से। तो अगर इसको ब्रेक किया जाए तब भी आपको क्वेश्चन मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाटर हो गया, ये रेस्ट हो गया। तो जब वाटर रेस्ट पे हो तब हम क्या करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, इसका डिफिनेशन कि लिक्विड डज नॉट फ्लो, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स कंटेनर। यहाँ पे रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव टू इट्स कंटेनर। जैसे यहाँ पे कोई भी आपका लिक्विड है, यहाँ पे कोई एक कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, तो ये आपका फ्लो नहीं होना चाहिए लिक्विड। जैसे ये है इसके कंटेनर के रिलेटिव में, जैसे हम कब देखते हैं रिलेटिव मोशन, जब जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये हम बी ग्राउंड को ले लेते हैं, तो ये हमारा मूव नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ पे बोला गया है कि लिक्विड डज नॉट फ्लो रिलेटिव टू कंटेनर। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपका कभी भी लिक्विड फ्लो नहीं करना चाहिए। जब कब बोलेंगे? जबकि आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉ भी होता है, तो वहां पे हम देख लेंगे, इसको आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक का मतलब समझ लिए कि क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ प्रेशर। जैसे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर फ्लूइड है तो प्रेशर आपको मतलब जनरली प्रेशर की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह इसको डिफाइन किए हैं। तो लिमिट ए टेंड टू 0 F बाई ए, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं प्रेशर, आप पढ़े भी होंगे। और ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसी को बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, पर यूनिट एरिया तो मतलब प्रेशर हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। मतलब अगर इसकी बात करें, जैसे आपका कोई यहाँ पे एक फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड मतलब रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका प्रेशर यहाँ पे अगर देखा जाए इस पॉइंट पे 1 पॉइंट बोल देते हैं, इसका प्रेशर 1 है। ठीक है, तो एक और चीज है इसमें देख लेंगे कि क्या होता है ये आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो मतलब पूछ दिया कि ये आइसोट्रॉपिक है कि एनआइसोट्रॉपिक है, तो आप क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे आपका अभी हम बताए थे कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर रहता तो मतलब ये फोर्स यहाँ पे P1 लिखते हैं, यहाँ पे P2 लिखते हैं, और P1 P2 को कैसे लिखते हैं? X I Y J। लेकिन ये अगर ये स्केलर है तो ये सारी चीजें हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसको क्या अगर बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि ये सारे डायरेक्शन में सेम होगा। अगर यहाँ पे P वैल्यू है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी P का वैल्यू, अगर मान लीजिए कि P का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी P का वैल्यू क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। इस डायरेक्शन में भी P का वैल्यू 5 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में चाहे कोई भी डायरेक्शन ले ली, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चारों डायरेक्शन में मतलब जितना भी डायरेक्शन होगा इसका वैल्यू 5 ही होगा। ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक मतलब कोई भी डायरेक्शन पे ये
डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए डायरेक्शन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और ये जब हम देखते हैं ए टेंडिंग टू, बहुत ही छोटा एरिया के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक कोई पॉइंट है और ये बहुत ही एरिया छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे वो हमारा प्रेशर होता है। एक और चीज प्रेशर में पढ़नी रहती है तो वो हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप देखे होंगे कि प्रेशर पूछा रहता है कि गेज प्रेशर होगा या एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों हम यूज करते हैं, ये हम देख लेंगे। अब देखिए प्रेशर को मेजर किस में करते हैं, बार में करते हैं, ये इसका यूनिट है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इतना हम मान के चल रहे हैं कि ये चीजें आपको आती होगी। ठीक है, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया या बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम दो कंडीशन या दो रिफरेंस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, तो एक बार इसको देख लेंगे तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हम मानते हैं कि एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया कि ये आपका 0 बार हो गया है, मतलब इसके नीचे आप जा नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको रिफरेंस मानेंगे एब्सोल्यूट। और एक क्या मानते हैं, दूसरा रेफरेंस हम मानते हैं ये एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, तो जो हम मतलब पढ़ते हैं वो ज्यादातर एटमॉस्फेयर यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा या ये गेज प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा देना है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहां से आप स्टार्टिंग से जा रहे हैं, मतलब 0 बार से आप मेजर कर रहे हैं प्रेशर को। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका एटीएम प्रेशर क्या वैल्यू होता है, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं कितना, 101.325 या जो भी आप बोलते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इंटू 10⁵ हो जाता है। ठीक है, सॉरी 10⁻³ किलो न्यूटन हो जाता है। ठीक है, मतलब एक बार हम लिखना चाहते हैं 1 बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका होता है, अगर इसको कभी कभी इसमें 101 में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे जो आप लिखते हो या क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टर्म होता है, जो एक गेज प्रेशर होता है, एक वैक्यूम होता है, और क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो जब हम 0 से रिफरेंस करके नापेंगे या मतलब मेजर करेंगे, यहां से 0 से हम नापेंगे या मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हमारा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे कोई भी प्रेशर मेजर करना है, जैसे 3 बार है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे बी पॉइंट हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर बी पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है, तो अगर आप यहां से मेजर कर रहे हैं, मतलब 0 बार से मेजर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ये 3 बार क्या है आपका, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर से मेजर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे आप, गेज प्रेशर है। तो अगर आपका पूछा कि गेज प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, तो गेज प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बार। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, 3 बार। तो एक बार हम इसे साफ से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि ये हमारा जो है 2 रेफरेंस होता है, कौन कौन सा, ये हमारा रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, 2 रेफरेंस से आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि R मतलब रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो पहला है कि आप एब्सोल्यूट से मेजर कर सकते हैं प्रेशर को, जैसे यहाँ पे कोई भी बी पॉइंट हमने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहां से आप यहां जा सकते हैं या यहां से आप यहां जा सकते हैं, जो पूछा रहेगा वो आपको करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा है कि प्रेशर ऑफ ए बी, ठीक है, और एब्सोल्यूट पूछा है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा बी पॉइंट पे, तो आप क्या लिखेंगे, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर प्रेशर ऑफ ए बी पूछा है, गेज प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो गेज प्रेशर क्या होता है, जब आप एटमॉस्फेयर जब आप रेफरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर को ले लेंगे और उस पॉइंट को मेजर करेंगे तो आप बोलेंगे गेज प्रेशर है। और इसमें भी अगर आप गेज प्रेशर के मतलब ऊपर जा रहे हैं तभी गेज प्रेशर बोलेंगे, अगर नीचे आ रहे हैं एटमॉस्फेयर के तो क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो ऐसा आप सुने भी होंगे, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है, जब आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर को रेफरेंस ले लेते हैं और इसके ऊपर मेजर करते हैं, जब कोई भी प्रेशर इसके ऊपर मेजर करते हैं तो क्या होता है, गेज प्रेशर होता है, और इसके एटमॉस्फेयर के नीचे मेजर करते हैं तो क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी देख भी लेंगे कि क्या होगा। तो अगर पूछा है कि पॉइंट ऑफ बी मतलब प्रेशर बी पे क्या होगा, गेज प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहां से यहां कितना दूरी है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 2 बार बोलेंगे। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट पूछा है तो क्या बोलेंगे आप, 3 बार। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट है एक तरह से P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज होता है, उसी को तो हम बोलते हैं यहाँ पे P एटमॉस्फेयर प्लस P का गेज ही तो होता है, यहाँ पे क्या होता है, P एब्सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए P एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पे 1 है,
1 हो गया, और पी गेज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। देखिए ये आपका वेरीफाई हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में कि जो पी एब्सोल्यूट होता है वो क्या होता है, पी एटमॉस्फेयर होता है और पी गेज होता है। तो इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि ये हमारा एब्सोल्यूट है। अगर पी गेज बोला है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाले को अगर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो पी गेज होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पी देखिए यहाँ पे इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 0 मानते हैं और इसके ऊपर को मेजर कर लेते हैं, तो जो होगा वो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर मेजर करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बी माने थे, यहाँ पे सी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पीसी पूछेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछेगा तो यहाँ से इसका दूरी जो होगा वही एब्सोल्यूट होगा। तो यहाँ से इसका दूरी क्या होगा 0.2 होगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 0.2 बार हमारा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, अगर पूछा कि पीसी पॉइंट पे यहाँ पे गेज प्रेशर क्या होगा, तो हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए ये क्या है एटमॉस्फेयर के नीचे, तो क्या बोलेंगे गेज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूछेगा कि वैक्यूम प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे। तो उसी चीज को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, अब ऊपर से एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान के यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0.2 है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो -0.8 बार होगा वही हमारा इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। तो अगर गेज प्रेशर बोला है तो क्या होगा एक्सेस प्रेशर एबव द एटमॉस्फेयर। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के ऊपर जितना भी प्रेशर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर बोलेंगे, और इसके जितना नीचे रहता है उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। और एब्सोल्यूट मतलब कि आप जहां से 0 से मेजर कर लिए हैं उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम इस वाले का बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि पी एब्सोल्यूट क्या होता है, पी आप एटमॉस्फेयर ले लेंगे और पी गेज। ठीक है, तो यहाँ पे गेज क्या हो जाएगा, वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी एटमॉस्फेयर 1 ले लिए और यहाँ पे पी गेज क्या है -0.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ गया। तो देखिए इसको भी वेरीफाई कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं जनरल में कि हमारा क्या है, पी जो हमारा एब्सोल्यूट होगा क्या होगा, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर। ये आपका जनरल फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा आप निकाल लेंगे। हमें क्या रहता है कि हम जो भी चीजें, जैसे हमारा ये पेन का पूछा कि मतलब प्रेशर क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, इस समय जो एयर है हमारे रूम में क्या है, वो एटमॉस्फेयर एयर है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ पे फ्लूइड आपको दिख रहा है कि मतलब मूव कर रहा है। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, आपका फ्लूइड मूव करेगा। तो ऐसा कुछ आपको एयर में या कहीं जाते हैं तो ऐसा दिखने को मिलता नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एटमॉस्फेयर को ही हम रिफरेंस एक मान लेते हैं और क्या मानते हैं दूसरे वाले को, एब्सोल्यूट को। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो एक बार देख लीजिएगा कि किस में पूछा है, एब्सोल्यूट में पूछा है, गेज में पूछा है। गेज वाले को ही हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, जब आपका एटमॉस्फेयर के नीचे रहता है। और गेज को कब बोलेंगे, जब एटमॉस्फेयर से ऊपर रहता है। तो ये आपका बेसिक टर्म था, ऐसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ नया टर्म देख लेते हैं। अब देखिए ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, P = ρgh। आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कहां पे है, ये इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ρg, और ये क्या होता है h हाइट है तो h है। यहाँ पे हमने दे दिया है। अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखना चाहे तो यहाँ से देखिए वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट इनसाइड, मतलब इनसाइड द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, फ्री सरफेस मतलब यहाँ देखिए इसको फ्री सरफेस बोलेंगे जहां तक आपका मैक्सिमम वाटर लेवल है। ठीक है, द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन द हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन। तो हाइड्रोस्टेटिक का मतलब समझ लिए कि क्या है, रेस्ट में। अगर यही फ्लूइड आपका यही कंटेनर रहता है, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, तो इसमें ये प्रेशर या ये आपका प्रेशर नहीं होगा, ρgh नहीं होगा, कुछ और आएगा। तो वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जब आपका फ्लूइड एक्सीलरेटेड हो तो क्या होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोस्टेटिक होना चाहिए, और ये जो h लिए हैं कहां से लिए हैं, फ्री सरफेस से लिए हैं। मान लीजिए कि आपका फ्री सरफेस यहाँ पे कुछ होता, ठीक है, यहां से होता, थोड़ा सा और लेवल ऊपर बढ़ जाता, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, h1 लेंगे। तो h1 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन h हो जाएगा। ठीक है, तो वो h हो जाएगा प्रेशर आपका इस पॉइंट पे। अगर पूछा कि बॉटम पे क्या होगा, वेसल के बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ρgh1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। h क्या कहां से कहां तक है, फ्री सरफेस से आपका जहां पे पूछा जाएगा वो रहेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पूछा रहेगा आप निकाल लेंगे। तो ये आपका जनरल है। अब ये कहां से आता है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए हमने वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा वाटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका
बात करें तो यहाँ पे कुछ वेट होगा, जैसे पानी है तो इसका वेट तो होगा ही कम से कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, और जब पानी भरा है तो इस पे फोर्स लगाएगा, इस कंटेनर पे, तो यहाँ पे इस पे फोर्स लगा लिया, फोर्स लगाया F, ठीक है, तो ये कंटेनर क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, वाटर पे लगाएगा। तो देखिए ये वाटर की वजह से, वाटर के वेट की वजह से इस पे फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंटेनर अब वाटर पे लगाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे F वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा इस कंडीशन में। और इसी को बैलेंस कर दें, यही तो दो फोर्स लग रहा है और कोई वाटर पे तो फोर्स लग नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जो वेट है वाटर का वो लगेगा mg, और वाटर जब कंटेनर पे लगाएगा तो कंटेनर क्या करेगा, वो वापस लगाएगा फोर्स, तो ये F फोर्स लगा दिया। इसी को बैलेंस कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें लगाना है। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे F फोर्स लगा रहा है, तो इस पे प्रेशर लिखना रहे तो क्या लिखते हैं, प्रेशर अभी बताया कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे F हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रेशर वाले टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे कुछ अरेंज करते हैं, जैसे होता है, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो चाहिए हमें उसमें रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे अभी हम F लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका रो जी एच आ रहा है, तो रो तो आपका आ गया, जी भी आ गया, अभी H नहीं आया, तो H को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एरिया यहाँ पे जो हमने ले लिया है, यहाँ पे ए एरिया ले लिया इस बॉटम का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A इंटू एच लिख देंगे, H क्या होगा, यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, जो फ्लूइड भरे हैं उसका हाइट कितना है, तो वो H हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो रो जी लिखेंगे और वॉल्यूम क्या लिखेंगे, A इंटू एच लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू F हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें F बाई A, तो हम अभी देखे थे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करें तो रो जी एच हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू F बाई A हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर। तो देखिए वही चीज आ गया। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट, हमको बार बार डिराइव नहीं करना रहता, हम डायरेक्ट याद किए रहेंगे। प्रेशर क्या होता है, जब भी अगर किसी भी पॉइंट पे पूछा तो फ्री सरफेस से हमारा जो हाइट होगा वही हमारा प्रेशर हो जाएगा उस लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा कि जैसे ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई फ्लूइड भर दिया, यहाँ पे हमारा H1 हाइट है, H हाइट है, ठीक है, H1 ही मान लीजिए। यहाँ पे कोई प्रेशर पूछ दिया है कि यहाँ पे P पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, रो जी H1, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चला कि प्लस होगा कि माइनस होगा, हो सकता है कि ये हम नीचे जाए तो प्लस होगा, कभी हो जाएगा, और मान लीजिए कि ऊपर जा रहे तो हमें क्या पता कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक और लॉ दिया गया है कि जिससे आपको ये चीजें डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक, बस पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉ की बात करें तो ये कैसे है, डेल पी बाई डेल जेड, मतलब अगर पढ़े हैं यहाँ पे P इक्वल टू रो जी एच, तो इसको थोड़ा सा चेंज करें तो यहाँ पे देखिए डेल पी, मतलब डेल पी लगाएंगे और यहाँ पे H की जगह पे डी जेड लिख दिया गया, ठीक है, और इक्वल टू रो जी है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, निगेटिव का साइन। तो हमारे जो स्टैंडर्ड रहता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, बट हम अपने कन्वेंशन के हिसाब से जब भी हम नीचे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड में निगेटिव होगा, बट हम जो करेंगे अपने कन्वीनियंट के अनुसार, जो हमने आसानी लगा वो हम क्या किए, प्लस ले लिए। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड है, यहाँ पे H हाइट पे रखा गया, तो जब भी आप नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमारा ऐसे कुछ लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, बट मान लीजिए कि यहाँ पे P ATM है, ठीक है, और यहाँ पे आपका H हाइट पे पूछा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज्ड ले लिए वेसल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि P ATM है, मान नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा कि इस हाइट पे क्या होगा आपका, तो ये P एटमॉस्फेयर और माइनस क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। और एक और लॉ होता है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अभी अब फार्मूला पढ़े हैं P इक्वल टू रो जी एच, तो देखिए ये रो जो है हमारा लिक्विड का प्रॉपर्टी है, तो ये तो हमारा शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शेप ऐसा है, ठीक है, या ऐसे है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका डेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट है। हमने देखा भी है कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। और जी का भी, जी क्या होता है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये नहीं कि आपका जैसे यहाँ पे इस शेप में है तो जी कुछ अलग होगा, इस शेप में है तो जी अलग होगा, तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा पी होगा डायरेक्ट किस पे डिपेंड होगा, एच पे होगा। अगर हमारा एच ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एच हमारा कम है तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि नॉट डिपेंड ऑन द शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमने बता दिया कि ये भी इंडिपेंडेंट होता है और जी भी इंडिपेंडेंट होता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एच पे डिपेंड करेगा। और हमने कन्वेंशन भी बता लिया, अगर जब भी हम नीचे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, प्रेशर को पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, निगेटिव का लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। तो देख लेंगे, हम क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, बहुत लोग सॉल्व भी किए होंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखिए 3 कंटेनर दिया गया है, इसका बेस जो है यहाँ पे A1, A2 और A3 है, ठीक है। तो तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हम अपने से मान रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या दिया गया है कि इसका हाइट भी सेम है, तीनों का हाइट आपका सेम है, ठीक है। तो अगर पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है ये देख लीजिए, फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम पूछा गया है इन ऑल द केसेस। तो चलिए हम लिख लेते हैं, P1 लिखेंगे, यहाँ पे P2 लिखेंगे, यहाँ पे P2 लिख देंगे और P3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर आपको पूछा नहीं गया है कि आपको एब्सोल्यूट में लिखना है कि किस में लिखना है, गेज प्रेशर में लिखना है। तो हम चलिए दोनों लिखकर एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं कि P एटमॉस्फेयर मतलब P गेज में क्या होगा और हमारा P आपका एब्सोल्यूट क्या होगा। तो ये हमने बताया कि एब्सोल्यूट क्या होता है, गेज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर प्रेशर लिखना चाहे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ पे जो P इक्वल टू रो जी एच, और रो जी तो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड किस पे करेगा, एच पे डिपेंड करेगा। तो जो हमारा H1 का वैल्यू रहेगा वही तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो जी H1 लिखेंगे, ठीक है। रो सबका सेम है, तो ये अगर नहीं दिया गया है तो रो सबका सेम है, और जी भी आपको दिया गया है, ये दोनों कांस्टेंट है सबके लिए। तो यहाँ पे इसका लिखे तो क्या लिखेंगे, रो जी H2 लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तीसरे वाले के लिए तो क्या लिखेंगे, रो जी H3। देखिए यहाँ पे फ्री सरफेस से आपका जो हाइट है यहाँ पे H3 है तो H3 लिखेंगे। तो ये आपका प्रेशर हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं दिया तब तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर पूछ दिया है कि गेज में क्या लिखेंगे, तो गेज ही तो लिख रहे हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट लिख देते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या बताते हैं, P एटमॉस्फेयर लिखेंगे और P गेज लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे P एटमॉस्फेयर तब वैल्यू आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो आप अपने से मान लेंगे कि 1 बार होता है, ठीक है। और P गेज यहाँ पे जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो ये हम देखिए एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, हमारा ये एयर होगा, ठीक है। इसके नीचे ना वाटर है, तो हमारा यहाँ पे ये तो पता चल गया है ना कि हमारा अब अगर कुछ नहीं है, एयर है, तो हमारा P एटमॉस्फेयर होगा। जैसे हम जो इन्वायरमेंट में होता है तो वहां हमारा हमेशा क्या होता है, P एटमॉस्फेयर होता है, आप बोलते भी हो। और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी वाटर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर रखें, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जस्ट ऊपर का क्या होगा, यहाँ पे P एटमॉस्फेयर होगा, इसके नीचे आपका जो प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए पूरा ग्लास खाली रहता तो क्या होता है, यहाँ पे P एटमॉस्फेयर सारे जगह होता, बट यहाँ पे पानी है तो क्या होगा, यहाँ पे P एटमॉस्फेयर प्लस, अगर आप नीचे आ रहे हो तो क्या बताए थे, प्लस का रो जी एच होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, P एटमॉस्फेयर लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा आपका, रो जी H1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले वाले के लिए अगर हम यहाँ पे P एब्सोल्यूट की बात करें, यहाँ पे दूसरे के लिए तो क्या हो जाएगा, P2 एब्सोल्यूट क्या लिखेंगे, P एटमॉस्फेयर लिखेंगे प्लस रो जी H2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर तीसरे वाले को लिखना रहे एब्सोल्यूट में तो क्या लिखेंगे, P एटमॉस्फेयर, मतलब करना क्या है आपको, एटमॉस्फेयर ऐड कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, एब्सोल्यूट मिल जाएगा। तो जो हम अभी समझे थे उसी से ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर गेज दिया तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो रो जी H1 लिखा है, रो जी H2 लिखा है, रो जी H3 लिखा है, तो हमने तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को एक तरह से देखा जाए तो नेग्लेक्ट ही किया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 0 प्लस रो जी H1 हो जाएगा। क्या किया है यहाँ पे, इसको 0 कर देंगे तो वो आपका गेज प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो रो जी H2 हो जाएगा, इसको भी 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P गेज मिल जाएगा, रो जी H2 मिल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर पे ही सारी चीजें मेजर करते हैं, तो हम लगभग क्या करते हैं, P एटमॉस्फेयर को 0 मानते हैं। तो जो हम मेजर करते हैं किस में मानते हैं,
गेज प्रेशर में मानते हैं। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिल सकता है या इस फॉर्म में भी। अगर न्यूमेरिकल डाटा दिया है तो हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए पी एब्सोल्यूट में पूछ दिया है और आप क्या करेंगे, रो जी H1 लगा के तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर ऐड करना होगा अगर एब्सोल्यूट में क्वेश्चन पूछा गया है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने को मिली कि देखिए यहाँ पे शेप आपका, देखिए इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो हम जो अभी पढ़े हैं हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स की किस पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, H1 H2 के बराबर है, H2 H3 के बराबर। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि P1 जो हमारा है P2 के बराबर है और P2 किसके बराबर है, P3 के। तो ये आपस में इक्वल है। तो ऐसे कभी ऑप्शन में दे देगा कि P1 ग्रेटर देन P2 इक्वल टू P3, तो जो आपको ऑप्शन सही रहेगा आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। ठीक है, तो ये देखिए अब एक और नया टर्म आपको यहाँ पे एक और चीज लिखे हैं कि फाइंड द नेट फोर्स आल्सो। ठीक है, तो इस पे आपका जो नेट फोर्स होगा वो भी आपको फाइंड करना है। तब नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको कभी अभी अगर नेट फोर्स कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पूछा तो आप क्या करते हैं, जैसे मैकेनिक्स में क्या करते हैं, आप एफबीडी बनाते तभी तो पता चलेगा कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको आप सिंपली बनाएंगे, उसके बाद आपको जो भी फोर्स लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक का बना के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले का एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, बनाना किसका है, आपको वाटर जो है उसका बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इतना वाटर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन में जब हम किया था तो एक तो वहां पे हमने क्या नहीं दिखाया था, ये बाउंड्री वाला फोर्स नहीं दिखाया था। क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि वहां पे कैंसिल हो जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिखाया था। अगर होगा तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे पूरे अच्छे से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे मान लीजिए कि F1 लगा। ठीक है, F1 लगा इधर से और F2 लगा इधर से। जैसे यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, दीवार पे आपका फोर्स लगाएगा, कंटेनर पे फोर्स लगाएगा, तो कंटेनर क्या करेगा, इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस पे फोर्स लगा दिया वाटर पे, और ये जस्ट अपोजिट ये भी इसके अपोजिट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो पहला कंडीशन है इसमें F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा, बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे इसके नॉर्मल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। कुछ टर्म कैंसिल होंगे लेकिन कुछ टर्म नहीं कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो नीचे से आपका जो फोर्स लग रहा था क्या लग रहा था, F मान लीजिए कि F3 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो F3 किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। तो यहीं से हमने देखा था कि कैसे आपका प्रेशर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें सेकेंड वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाटर को ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप डॉट डॉट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वाटर का ही बना रहे हैं एफबीडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पे एफ नेट ऐसे होगा, F1 होगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे एक mg इसका भी लगेगा और यहाँ से क्या होगा, F3 लगेगा। ठीक है, आप इसको जब रिजॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखाएं। यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे mg लग रहा है और यहाँ पे आपका F3 लग रहा है, यहाँ पे F1 F2। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एंगल थीटा आपको पता चल गया। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इधर का थीटा हो जाएगा, इधर का थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड आप ब्रेक कर सकते हैं। देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स क्या हो रहा है, फिर से कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ आप ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार अपने से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में तो बताएंगे, तो एक बार अपने से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आता है आप पूछ लेंगे। और जो हमने बताया था अगला प्रॉब्लम वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जो लोग पूछ